देखो अब जो चीज अपन देख रहे हैं वो डिसोल्यूशन है ऑफ फॉर्म। याद रखना डिसोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सीधा सीधा 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब आप इस चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते हो। आप सीधे सीधे आपके 27 नंबर में से 6 नंबर जाने दे रहे हो और आप फेल हो रहे हो, ऐसा समझो। अगर आपको पास होना है तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन तो आपको करना ही होगा, ठीक है। देखो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर एंट्री बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, जहां आपको सारी जर्नल एंट्री बनानी पड़े, या अकाउंट बेस भी आ सकता है जहां आपको अकाउंट ही अकाउंट बनाने को है। मतलब अकाउंट मतलब रियलाइजेशन अकाउंट की जो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप स्किप ना ही करो तो अच्छा है आपके पेपर के हिसाब से, ठीक है। आज जो हम चीज करने वाले हैं वो पूरे अकाउंट्स ही अकाउंट्स करेंगे। एंट्री के लिए आपको एक वीडियो का लिंक और दे दूंगा, जो आप देख लेना, ठीक है। तो वो चीज से तुम लोग तुम्हारी एंट्रीज क्लियर कर लेना। बाकी मैं यहाँ ओरली एंट्रीज बोलूंगा, जो तुम समझते चलना कि ये कैसे हो रहा है। देखो डिसोल्यूशन होता क्यों है। डिसोल्यूशन होता है या तो आपका एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुआ, या फिर आपने चेंज इन पीएसआर करा। इन सारी केस में आपको पुरानी फर्म को डिसॉल्व करना है, ठीक है। या फिर आप आपके ऑब्जेक्टिव से अलग अगर कोई काम कर रहे हो तो भी क्या कहलाएगा, डिसोल्यूशन, ठीक है। आप आपके ऑब्जेक्टिव से अलग अगर कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, उससे प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, क्या वो आपके कोर बिजनेस के प्रॉफिट से रिलेटेड है, नहीं, तो किसके अंदर आएगा, डिसोल्यूशन के अंदर आएगा। क्लियर है। चालू करते हैं। अभी जो देख रहे हैं वो है इलस्ट्रेशन नंबर 11, ठीक है। डायरेक्ट अकाउंट बनाते चलेंगे, ठीक है। डायरेक्ट अकाउंट फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सर इमेजेस कुछ चाहिए, क्या इमेजेस चाहिए, भेजे तो नहीं है। शादी है भाई उसके यहाँ, पता नहीं आज भी चल ही रही है शादी, पिछले 6 दिन से शादी चल रही है। टाइम पास नहीं होता, शादी कर लेते हैं। ठीक है चलो शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सारे क्वेश्चन ही डिफिकल्ट आए, इजी क्वेश्चन भी आ सकता है। सीबीएसई ये नहीं चाह रहा है कि तुम्हें सिर्फ डिफिकल्ट डिफिकल्ट करके तुम्हें फेल ही करना है, नहीं, वो बच्चे को पास कराना चाहता है। उस हिसाब से 27 नंबर का ऐसा पेपर बनाता है जो हर बच्चा पास हो जाए, अगर वो थोड़ा भी पढ़ रहा है। अगर तुम थोड़ा भी नहीं पढ़ रहे हो तो फिर तो तुम्हारा भगवान मालिक है, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे हो तो 27 नंबर तो आ ही जाएंगे, नहीं तो इतने दिन में जो क्लासेस डाल रहा हूं वो देख लेना, तो उससे पास तो हो ही जाओगे। अब शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11, सूर्या और सत्या आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो ऑफ 4:1। देखो यहां पे हम रेशियोज लिखेंगे नहीं, क्योंकि रेशियोज का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ लास्ट में प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही इंपॉर्टेंस है बस उसका, ठीक है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले होती है 2 बेसिक एंट्री। कितनी होती है? 2 एंट्रीज जो बेसिक एंट्री होती है। पहली एंट्री होती है ऑल लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन, दूसरी होती है रियलाइजेशन टू ऑल एसेट। पहली एंट्री क्या बोली? ऑल लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन। अब ऑल लाइबिलिटी के अंदर कौन सी लाइबिलिटी? आउटसाइडर लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी? आउटसाइडर लाइबिलिटी, मतलब करंट लाइबिलिटी की बात कर रहा हूं। क्रेडिटर, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम और आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये सब जो चीजें होती है ना, ये आउटसाइडर लाइबिलिटी की कैटेगरी के अंदर आती है। जैसे इसके अंदर सूर्य और सत्या में सिर्फ दे के रखा है सन्ड्री क्रेडिटर ही आपके आउटसाइडर लाइबिलिटी, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैपिटल पार्टनर्स की होती है। तो पहली एंट्री होगी सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जो कि मैं यहां रियलाइजेशन अकाउंट में रियलाइजेशन पर्टिकुलर रुपी
पहली जो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो लिख देंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर या क्रेडिटर, कुछ भी लिखना चाहो। अमाउंट देके रखा है 45,000। ठीक है, अब देखो दूसरी एंट्री होती है रियलाइजेशन टू ऑल एसेट। ऑल एसेट क्यों? देखो हम डिसोल्यूशन बना रहे हैं तो हम धंधा बंद कर रहे हैं, तो हम धंधा बंद करेंगे मतलब एसेट को बेचेंगे। कैश भी हमारा एसेट है, क्या ऑलरेडी कैश को हम और रियलाइज कर सकते हैं क्या? तो हम ऐसे एसेट जो ऑलरेडी कैश फॉर्म में उसको कंसीडर, नहीं करेंगे। मान लो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और प्रॉफिट और लॉस देके रखा है, या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर देके रखे हैं एसेट साइड में, ये सब कंसीडर नहीं होते। क्लियर है? हाँ, तो अगर हम एंट्री करने गए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लिखेंगे टू डेटर, जो कि देके रखा है 60,000, टू स्टॉक जो कि देके रखा है 85,000, टू गुडविल क्योंकि गुडविल भी एसेट है, इंटेंजिबल एसेट, वो हो जाएगी 60,000, टू फर्नीचर जो कि 1 लाख, टू मशीनरी जो कि है 70,000। ये हुई बेसिक एंट्री। पहली एंट्री क्या करी? ऑल लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन, दूसरी एंट्री करी रियलाइजेशन टू ऑल एसेट। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीजें? हाँ, आगे देखते हैं। अब आते हैं एडजस्टमेंट में। देखो एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट एंट्रीज करना बहुत जरूरी है। जैसे क्या बोला? सूर्या टुक 40% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। देखो भाई क्या बोला, सूर्या ने स्टॉक लिया, कितना परसेंट लिया? 40%। अब देखो स्टॉक की वैल्यू बुक्स में कितनी देके रखी है? 85,000। देखो स्टॉक की बुक्स में वैल्यू कितनी देके रखी है? 85,000। आपको उसके दो पार्ट करने, पहला पार्ट कितना परसेंट? 60%, दूसरा 40%। क्यों? 85,000 का अगर हम 40% वैल्यू निकाल रहे हैं जो आ रही है 34,000, तो दूसरी हो जाएगी 51,000, दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 85,000। आगे बोला 40% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन एट लेस देन 10% ऑफ द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है? 34,000। 34,000 का 10% कितना होता है? 3400। तो अब हम 34,000 में से 3400 माइनस कर दे तो वैल्यू बचेगी 30,600। अब याद रखना डिसोल्यूशन के अंदर हमें प्रॉफिट और लॉस से मतलब नहीं है, कितना पैसा मिल रहा है हमें उससे मतलब है। हमें पैसा कितना मिला? 30,600। हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लिख देंगे बाय कैश, ब्रैकेट में नाम जरूर लिखना किस चीज का है, वो है स्टॉक। कितना हो जाएगा? 30,600। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन के अंदर रिमेनिंग स्टॉक के रिगार्डिंग तो कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है। याद रखना ऐसा है कि अगर कोई चीज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं दी होती तो 100% पे रियलाइज करना है। मतलब आपको बचा हुआ 51,000 का जो यहां कैश नहीं आएगा, या सूर्य आएगा क्योंकि सूर्या ने लिया था ये, तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो यहां लिख देंगे बाय सूर्या। ठीक है, अगली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बैलेंस स्टॉक का, लिख देंगे बाय कैश, ब्रैकेट में फिर से स्टॉक, वो भी आ जाएगा कितना? जो रिमेनिंग स्टॉक की वैल्यू है जो कि कितनी देके रखी है? 51,000, जो कि आ जाएगा कितना? 51,000। तो टेबल बनाना था क्या? मैं तो एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट इस चीज के अंदर? आगे देखते हैं। फर्नीचर रियलाइज्ड 80,000, मतलब फर्नीचर बेचा, कैश मिला, एंट्री करने जाते नॉर्मल तो होता है कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। जस्ट बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स दोबारा नहीं बनानी है तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो आ जाएगा बाय कैश, ब्रैकेट में लिख देंगे फर्नीचर, ताकि हमें समझ में आए कि कौन सी चीज क्या है। कितना देके रखा है? 80,000। ठीक है, अगला बोला देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर वॉज सोल्ड फॉर 20,000। बुक्स में कंप्यूटर था ही नहीं, मतलब बैलेंस शीट में कंप्यूटर है ही नहीं। अब वो बेच के आपको पैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 20,000। तो ये होता है व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड,
मतलब किसी एसेट जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं था, अगर वो रियलाइज हो रहा है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड एसेट। तो लिख देंगे बाय कैश ब्रैकेट में कंप्यूटर, कितना अमाउंट है 20,000। ठीक है, अगली चीज बोली डेटर रियलाइज 55,000, मतलब डेटर से 55,000 मिल रहा है। देखो अब बुक्स में तुम बोलोगे डेटर की वैल्यू 60,000 है मगर आपको 55,000 ही मिल रहा है, मतलब 5,000 का लॉस हो गया। तो लॉस वॉस कुछ नहीं होता बॉस, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है। जितना मिल रहा है उतना ही एक्सेप्ट करना है और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे बाय कैश ब्रैकेट में डेटर, कितना देगा 55,000। ठीक है, क्लियर है। फिर आगे बोला देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर विच वॉज पेड। एक अनरिकॉर्डेड बिल था, क्योंकि बैलेंस शीट में तो सिर्फ क्रेडिटर ही देके रखे, यह एक अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग बिल है कि भाई देना बाकी है, आपने उसको पे कर दिया, तो एंट्री होती है आउटस्टैंडिंग बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। जस्ट बिकॉज हमें यहां बैलेंस शीट बनानी नहीं है, हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहां लिख देंगे टू कैश, ब्रैकेट में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग बिल, कितना है 19,000। ठीक है, अब एडजस्टमेंट्स तो खत्म हो गए, एडजस्टमेंट्स तो खत्म हो गए, मगर ये बताओ क्या यहां पे कहीं पे भी क्रेडिटर के रिगार्डिंग कुछ बोला? क्या क्रेडिटर के रिगार्डिंग कुछ बोला? कुछ भी नहीं बोला। तो तुम्हें 100% पे क्रेडिटर को रियलाइज करना है। ठीक है, तो लिख देंगे सीधे सीधे रियलाइजेशन टू कैश ब्रैकेट में क्रेडिटर, अमाउंट आ जाएगा कितना 45,000। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुमने सारी एंट्रीज पोस्ट कर दी, अब तुम्हें बैलेंसिंग फिगर निकालना है कि भाई किधर कौन सी चीज आनी है, मतलब डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड। तो टोटल कर लो, क्रेडिट साइड का 45,000 प्लस 30,600 प्लस 51,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000 प्लस 55,000, वैल्यू आ रही है 2,81,600। ठीक है, अब क्रेडिट डेबिट साइड का टोटल करते हैं 60,000 85,000 60,000 1 लाख प्लस 70,000 प्लस 19,000 प्लस 45,000, वैल्यू आ रही है 4,39,000। देख रहा है कि वैल्यू आ रही है 4,39,000 और क्रेडिट साइड की आ रही है 2,81,600। तो यहां टोटल लिख देंगे, कितना देगा 4,39,000 माइनस कर देंगे 2,81,600, तो वैल्यू बचेगी अपनी 1,57,400। एक मशीनरी की वैल्यू थी जो उन्होंने रियलाइज करी है, तो अपन भी कर देंगे, मतलब एसेट जो अनरिकॉर्डेड, मतलब रिकॉर्डेड एसेट था रियलाइज नहीं हुआ, तो आप रियलाइज कर दो बाय कैश ब्रैकेट में मशीनरी, कितना 70,000। तो 1,57,400 में 70,000 और माइनस कर दिया तो आ जाएगा 87,400 बाय प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, सिर्फ ओल्ड रेशो कब काम आएगा, जब लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। तो 87,4,000 4:1 में, मतलब इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो आ जाएगा 69920, इंटू 1 कर देंगे तो 17480, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। क्लियर होगा? ठीक है, क्लियर है। चलते हैं, अगला है 17 नंबर का अनसॉल्व। 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और छोटा है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है और छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, कर लेते हैं। फिर से हेडिंग डाल दो, रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर रुपी, पर्टिकुलर रुपी। देखो जब भी बात आती है रियलाइजेशन अकाउंट की तो क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको अपने तरीके करने हैं। जैसे पहली एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है ही नहीं, सिर्फ रिकॉर्डेड लाइबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर दे के रखा है, तो लिख देंगे बाय क्रेडिटर, जो कि हो जाएगा 50,000। ठीक है, अब अगली एंट्री होगी रियलाइजेशन टू ऑल एसेट, कैश को छोड़ के सब रिकॉर्ड होगा, मतलब टू गुडविल, अमाउंट आ जाएगा 25,000, टू पेटेंट, अमाउंट आ जाएगा 5,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट आ जाएगा 80,000, टू प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट आ जाएगा 56,000, टू कार, अमाउंट आ जाएगा 54,000, आ जाएगा टू डेटर, अमाउंट आ जाएगा 48,000। अगला देखो, अ फर्म वॉज डिजॉल्व एंड एसेट रियलाइज, मतलब फर्म बंद हो गई, एसेट रियलाइज होने शुरू हो गए। ठीक है, एक एक एंट्री करेंगे, जैसे क्या क्या रियलाइज हुआ डायरेक्ट लिख देंगे बाय कैश, क्योंकि एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, उसके नीचे लिस्ट लिख देंगे, क्या क्या लिखेंगे, रियलाइज हो रहा है गुडविल, रियलाइज हो रही है 20,000, ठीक है, फिर लैंड एंड बिल्डिंग जो कि हो रही है 94,000, फिर कार जो हो रही है 28,000, फिर बोला डेटर 50% ऑफ बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी है, डेटर की बुक वैल्यू है अपनी 48,000, 48,000 का 50% कितना हो गया 24,000, डेप्टर 24,000। ठीक है, तो अब करेंगे पूरा सॉल्व, क्या हो जाएगा 20,000 प्लस 94,000 प्लस 28,000 प्लस 24,000, वैल्यू हो जाएगी बाहर लिख देंगे 1,66,000। ठीक है, क्लियर है यहां तक। आगे बोला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 2,000, अगर एंट्री करने जाते तो एंट्री होती रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो लिख देते टू कैश ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो कि कितना देके रखा है 2,000। अब यहां फिर से आउटसाइडर लाइबिलिटी या सन्ड्री क्रेडिटर के बारे में कुछ भी नहीं दिया, तो हम रियलाइज कराएंगे 100% पे, लिख देंगे टू कैश ब्रैकेट में क्रेडिटर, जो कि अमाउंट आ जाएगा कितना 50,000। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। अब कर देंगे टोटल, कितना हो जाएगा 50,000 प्लस 1,66,000, टोटल हो रहा है 2,16,000 क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड का देखेंगे 25,000, 5,000, फिर 80,000, 56,000, 54,000, 48,000, 2,000, 50,000, हो जाएगा 3,20,000। तो बड़ी वैल्यू आ रही है 3,20,000। 3,20,000, 3,20,000 माइनस कर दिया इसमें से क्रेडिट साइड का जो कि था 2,16,000, तो वैल्यू आ जाएगी 1,04,000। कितनी आ रही है 1,04,000। एक और चीज रियलाइज हो रही है प्लांट एंड मशीनरी, तो लिख देंगे फिर से यहां ऐड कर देंगे प्लांट एंड मशीनरी। कितनी थी बुक्स में प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 56,000।
तो 2,16,000 में 56,000 और प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2,72,000। वन लैख 66,000 प्लस 56,000 इक्वल्स टू 2,222। यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2,222,000 प्लस 50,000 माइनस 3,20,000 वैल्यू आ जाएगी 48,000। तो लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना ओल्ड रेशियो में, जो कि 2:2:1 में होगा। क्लियर है? हाँ। अगला इलिस्ट्रेशन नंबर है 19th। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही। अगर कोई डिफिकल्टी लेवल देना चाहेगा तो वो 19 नंबर का इलिस्ट्रेशन है, जो सबसे अच्छा इलिस्ट्रेशन है जो आने के चांसेस हैं। सिर्फ नाम बदल देंगे, बाकी पूरा की पूरा डिट्टो ऐसा कि ऐसा चेप देगा CBSE। ठीक, चलो बना लो फॉर्मेट। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लॉजिक्स हैं जो यहाँ क्लियर होंगे तुम लोगों के। देखते हैं। सबसे पहले वही एंट्री, ऑल लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन। यहाँ लाइबिलिटी क्या क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर है, मिसेस ए है, मिसेस बी है और IFR है। ठीक है, तो एंट्री करेंगे, लिख दो बाय, लिखो बाय सन्ड्री क्रेडिटर, जो क्या आ जाएगा 38,000। फिर आ जाएगा बाय लोन बाय मिसेस ए, जो कि आ जाएगा 5,000। बाय लोन बाय मिसेस बी, जो कि आ जाएगा 10,000। फिर आ जाएगा बाय IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसकी वैल्यू देके रखी है 1,000। ठीक है, फिर एसेट साइड में क्या क्या कंसीडर नहीं होगा? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रॉफिट एंड और लोन टू ए। ठीक है, ये सारी चीजें कंसीडर नहीं होगी। तो यार एंट्री करने का तो लिखेंगे टू स्टॉक, वैल्यू आ जाएगी 5,000। टू इन्वेस्टमेंट, वैल्यू आ जाएगी 10,000। टू डेटर, अब याद रखना, अगर आप प्रोविजन कंसीडर कर रहे हो लाइबिलिटी साइड में, तो आपको एसेट साइड में डेटर की वैल्यू 20,000 लेनी है और लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन 2,000 लेना है। इन जनरल मैं हमेशा नेट वैल्यू लेता हूं, मतलब जो बाहर लिखी वैल्यू है वो कितनी है? 18,000। तो यहां लिख देंगे डेटर 18,000। फिर प्लांट, टू प्लांट 20,000। टू बिल्डिंग 15,000। टू गुडविल 4,000। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक एंट्री। अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। बोला ए अंडरटुक टू पे मिसेस एज लोन, मतलब ए मिसेस ए का लोन पे कर रहा है। व्हेन आउटसाइडर लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर, तो एंट्री होती है रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहां लिख देंगे टू एज अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में डाल देना मिसेस ए। कितना था मिसेस ए का लोन? 5,000। एंड टुक स्टॉक एट 4,000, मतलब ए ने स्टॉक ले लिया। तो एज कैपिटल टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में स्टॉक, तो लिख देंगे बाय एज कैपिटल ब्रैकेट में स्टॉक। कितने पे ले लिया उसने? 4,000 पे ले लिया। फिर बोला
बी टुक हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 10,000 की। कितने की है इन्वेस्टमेंट? 10,000 की। 10,000 का आधा कितना होता है? 5,000। कितने के डिस्काउंट पे? 10% के डिस्काउंट में, मतलब 500 हो गया 4,500। ठीक है, किसने लिया है? बी ने लिया है। तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एंट्री होगी, तो लिख देंगे बाय बीज कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देंगे इन्वेस्टमेंट 4,500। ठीक है, अब बची हुई इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कुछ बात नहीं करी है तो एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बाय कैश ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट 5,000। क्लियर है? फिर बोला डेटर रियलाइज 19,000, मतलब डेटर से कितना पैसा मिल रहा है? कैश मिल रहा है 19,000 का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो लिख देंगे बाय कैश ब्रैकेट में डेटर 19,000। फिर अगला बोला क्रेडिटर वर ड्यू आफ्टर 1 month, दे वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। देखो भाई, क्रेडिटर की बुक्स में जो वैल्यू दे के रखी है वो है 38,000। बोला हमें क्रेडिटर को 1 महीने पे करना था, हमारा हम आज दे रहे हैं तो वो 6% का डिस्काउंट दे रहा है। कितने महीने के हिसाब से? 1। तो 6/100 1/12, तो कर देंगे 38,000 इंटू 6% इंटू डिवाइडेड बाय 12, आ जाएगा 190 रुपीज। ये क्या है? डिस्काउंट है जो क्रेडिटर ने हमें दिया है 1 महीने पहले पेमेंट करने का। तो बैलेंस वैल्यू कितनी थी? 37,810। तो एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन टू कैश, क्रेडिटर आ जाएगा 37,810। ठीक है, क्लियर है? अगला बोला प्लांट रियलाइज 25,000, बिल्डिंग रियलाइज 40,000, तो लिख देंगे बाय कैश ब्रैकेट में प्लांट एंड बिल्डिंग डाल दो, अमाउंट आ जाएगा 65,000, दोनों का टोटल, मतलब 40,000 और 25,000 दोनों का टोटल आ गया कितना? 65,000। अगला बोला देयर वॉज एन ओल्ड प्रिंटर विच वॉज रिटर्न ऑफ इज टेकन बाय बी फॉर 300, मतलब एक प्रिंटर था जो बी ने ले लिया, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो डाल देंगे बाय बी ब्रैकेट में डाल देंगे प्रिंटर, कितना आ जाएगा? बाय बी 300। फिर बोला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 1,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आ जाएगा टू कैश 1,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, अब देखो तुमने इतना सब तो देख लिया, मगर ये देखो बी के लोन के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन दी नहीं थी। याद रखना आउटसाइडर लाइबिलिटी 100% पे रियलाइज करना है आपको, तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन टू कैश, ब्रैकेट में लिखो बीज मिसेस बीज वाइफ लोन या मिसेस बीज लोन। ठीक है, कितना था वो बुक्स में? बैलेंस शीट में था 10,000, तो 10,000 आप दे दोगे। क्लियर है यहां तक? हाँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, बच गया जानवी कुछ? ठीक है, आप टोटल कर लो और सिंपल दोनों जगह का डिफरेंस निकाल लो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड कर लो तो तुम्हारा रियलाइजेशन का टोटल निकल आएगा। क्लियर है? डेबिट साइड पे होता है 88,000 रहेगा शायद, नहीं गलत है। So credit side का 1,51,800, क्रेडिट साइड का कितना है? 1,51,800, 1,51,800। डेबिट साइड का 1,25,810, 151,800।
तो अमाउंट आ जाएगा 25990, तो लिख देंगे 2 क्या प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ रहा है 25990, ठीक है, क्लियर है। टोटल में आ जाएगा 151,800, 151,800। देखो डिसोल्यूशन में इससे ज़्यादा कुछ और आ नहीं सकता, इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट से ज़्यादा कुछ आ नहीं सकता कि अपन करें। जैसे अब अगला है 21, तो ये खुद ट्राई कर लो, 21 और 22 खुद ट्राई कर लो ताकि हो जाए और ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। मतलब इसी के साथ देखो 4-5 वीडियो में अपन ने पूरा पार्टनरशिप कंप्लीट कर लिया है। किसी को भी कोई भी डाउट रहेगा तो दोबारा से वीडियो देख सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी की सारी चीजें करवा दी है। बचे हुए 2 इलिस्ट्रेशन है 21 और 22, अपने लेवल पे निपटा लो। कोई डाउट आएगा तो मैं वो करवा देता हूँ, ठीक है, अभी ही कर लो।